वुमेन रिजर्वेशन बिल, क्या ये पहली बार हुआ है? क्या किसी ने पहली बार? बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर जो आपको लर्न करनी है, इसलिए मैं कहूंगा कि ये जब सेशन कंप्लीट हो जाए तो मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर एज इट इज शेयर कर दूंगा, आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि कंटेंट रिच है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। नई संसद के पहले ही दिन लोकसभा के अंदर ऐतिहासिक महिला रिजर्वेशन बिल अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा पेश किया गया। देखिए, जब कोई मंत्री पेश करता है तो उस बिल को सरकारी बिल कहा जाता है और मंत्री के अलावा कोई और व्यक्ति करता है तो उसे प्राइवेट बिल कहा जाता है। तो ये नई संसद का अंदर का दृश्य है जिसमें अर्जुन राम मेघवाल जी अपने द्वारा बिल को पेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से पुरानी संसद में बहस की आवाजें आती थी, यहां पर भी बहस की आवाजें आप सुन रहे हैं, ठीक है। नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इस प्रकार से इन्होंने अपनी बातें कही और कहा कि महिलाओं को उनके अधिकार देने और उनकी शक्ति का उपयोग करने के लिए, इस काम के लिए प्रधानमंत्री ने मतलब अपने आप को बताया कि मुझे ईश्वर ने शायद इसीलिए इस पद पर बिठाया है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने अपनी भी इसके प्रति दृढ़ संकल्पता दिखाई कि हम वो ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के अंदर 19 सितंबर की तो अमरत्व की बात की ही, साथ में यह भी कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके माध्यम से देश के अंदर एक नई प्रथा शुरू हो जाएगी कि लोकसभा के अंदर यानी कि संसद के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इन सब के अंदर जो निर्वाचित सदस्य हैं उनमें 1/3 सांसद अथवा विधायक महिलाएं होंगी। लेकिन इसके साथ में बहुत सारे प्रश्न जुड़ते चले गए। क्या प्रश्न जुड़ते चले गए कि फिलहाल तो 82 महिला सांसद हैं लोकसभा में। ऐसी स्थिति में यदि बिल पास हो जाता है तो 181 महिला सांसद चुन करके आएंगी। बड़ा सवाल यह है कि यह कब से प्रक्रिया शुरू होगी और इसको करने के लिए क्या क्या आजमाइश की जाएंगी। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो तरीका है, क्या यह केवल और केवल संसद तक ही सीमित रह जाएगा या विधानसभाओं में भी जाएगा? तो जानकारी ये निकल कर आई कि यह तरीका आने वाले समय में विधानसभाओं पर भी लागू होगा और हर 15 वर्ष में इसका रिव्यू किया जाएगा। यानी पहली बार महिलाओं को 15 वर्ष के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, फिर 15 वर्ष पूरे होने के बाद इसका रिव्यू किया जाएगा कि क्या 15 वर्ष के बाद भी जरूरत है, तो फिर इसको बढ़ा दिया जाएगा फर्दर आगे के लिए। फिलहाल लोकसभा के अंदर महिला सांसदों की संख्या 78 है। 543 सदस्य संख्या में 78 जो है वो 15% है। ऐसे ही राज्यसभा के अंदर 245 कुल सांसद में से 31 महिला सांसद हैं, दैट मीन्स 13% है। दुनिया का जो वैश्विक एवरेज है वो 26% के आसपास है। हम उसकी तुलना में काफी पीछे हैं। हम करना क्या चाहते हैं, यह संख्या बढ़कर के 15% से निकलकर 33% चली जाए, हम ये चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आपको देखना होगा कि कौन सी राजनीतिक पार्टी या किस राज्य से सबसे अधिक महिला सांसद हमारी संसद में हैं। तो पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक 12 सांसद महिला सांसद लोकसभा के अंदर आती हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से 11, महाराष्ट्र से 8, इस प्रकार से महिला सांसदों का संसद के अंदर योगदान है, महत्वपूर्ण स्थान है। अब सवाल यह बनता है कि लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण का फॉर्मूला क्या रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद के अंदर SC ST के लिए सीट रिजर्व हैं। जो महिलाओं के लिए सीट रिजर्व SC ST के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उनमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें SC ST वाले में से भी रिजर्व कर दी जाएंगी। शेष बची सीटों में से भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। इसके लिए करते समय देश में जो विधेयक पेश किया गया, यह संविधान संशोधन बिल 128वां संविधान संशोधन बिल था। भारत में अब तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। ये 106वां संविधान होगा अगर संविधान संशोधन होगा, अगर लागू हो गया। बिल 126वां है, सॉरी 128वां है। 128वें संविधान संशोधन बिल के माध्यम से भारत के संविधान में जो नए काम किए जा रहे हैं उनमें एक नया क्लॉज जोड़ने की बात की गई है जिसका नाम 239AA है। विद्यार्थी इस चीज को याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 239AA जो है ये दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर भी 1/3 सीटें रिजर्व करने की बात करता है। एक नया आर्टिकल 330 होगा जो लोकसभा में 1/3 सीट की बात करता है। ऐसे ही एक नया आर्टिकल 332 होगा जो कि इसी प्रकार से जैसे कि लोकसभा के अंदर होता है, ऐसे ही जो विधानसभाएं हैं उनके अंदर सीट रिजर्वेशन की बात करता है। ऐसे ही एक नया आर्टिकल 334A की बात की जाएगी जो कि डिलिमिटेशन होने के बाद से इसको लागू करने की बात करता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये वाला आर्टिकल है 334A, जिसमें डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की बात की है। परिसीमन के बाद ही यह लागू होगा ऐसा कहा गया है। यानी कि पहले देश के अंदर यह चेक किया जाएगा महिलाओं की संख्या कितनी है, पहले जनसंख्या की गणना होगी,
जनसंख्या की गणना होकर के तय किया जाएगा कौन सी सीट महिलाओं के लिए दी जा सकती हैं, तभी जाकर इसे लागू होगा। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि संविधान संशोधन है तो लागू संविधान संशोधन होगा कैसे? इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से विशेष बहुमत से इस बिल को पास होना होगा। क्योंकि यहां पर विधानसभाओं की आधी से ज्यादा विधानसभाओं की सीटें भी प्रभावित होंगी, इसलिए आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी इसमें लेने की बात की गई है। यानी कि यह संविधान संशोधन जिस प्रक्रिया से लागू होगा, संविधान संशोधन जिसकी बात आर्टिकल 368 में भारतीय संविधान में दी गई है, वहां पर 3 प्रकार की प्रक्रियाएं बताई गई हैं: साधारण तरीके से, विशेष बहुमत के माध्यम से और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से। तो जो साधारण बिल है, साधारण तरीका जो है वो इस पर लागू नहीं होगा। यहां पर विशेष बहुमत भी लागू नहीं होगा, यहां विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, ये जो बात है ये यहां पर लागू होने वाली है। क्या ये पहली बार है जब ये बात निकल कर आ रही है? आंसर है नहीं। 3 दशकों से यानी 30 साल से इस मुद्दे के ऊपर चर्चा चल रही है। पहली बार संसद में यह मामला 1974 के अंदर निकल कर आया था। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा भी राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो पाया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि राजनीति में आरक्षण की जो महिलाओं को लेकर के कवायद है वो लंबे समय से चली आ रही है, लेकर 1931 से 1947, 1971, 1974, 1988, 1993, 96, 98, 99, 4, 9, 10, 14, 19 लगातार इसकी मांग चली आ रही है, लेकिन आज तक यह चीज पूरी नहीं हो पाई है। जब यह चीज पूरी नहीं हो पाई है तो बड़ा सवाल यह है कि पूरी करने के लिए किया क्या जाए। पूरी करने के लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। वर्तमान में जो सरकार है उसके पास राज्यसभा में 2/3 बहुमत नहीं है। 2/3 बहुमत का मतलब हुआ कि आपको जितना परसेंटेज मेजॉरिटी के लिए चाहिए वो आपके पास तभी होगा जब अपोजिशन आपका साथ दे। अपोजिशन साथ क्यों नहीं देता? क्योंकि क्रेडिट की लड़ाई है कि कौन क्रेडिट लेकर जाएगा। अगर आज मोदी सरकार कहती है कि हमने ऐसा किया तो विपक्ष कहेगा हम तो 2010 में भी इस बिल को इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तब भी पारित नहीं हो पाया। तो आज की कवायद थोड़ी है, महिला को लेकर के तो लंबे समय से बात चल रही है। तो पहली चीज तो यह कि क्रेडिट कौन लेकर जाए, इसकी अपनी लड़ाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ इसको इंप्लीमेंट करने से बहुत सारे राज्यों के समीकरण बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जहां पर जिस प्रकार की पॉलिटिक्स है वहां पर कुछ राज्य इस चीज को पसंद करते हैं, कुछ राज्य खुलकर इसके सामने नहीं आते हैं। ऐसी स्थिति में यह हमेशा टालमटोल की स्थिति में ही रहा है। हालांकि 20 साल के अंदर 59% महिला सांसदों की संख्या में इजाफा हुआ है। कांग्रेस ने अपनी तरफ से कहा है कि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए इस आरक्षण बिल का बिना शर्त के समर्थन करेंगे। ठीक है, बाकी विपक्षी दल भी इस महिला आरक्षण के समय बिल के ऊपर अपना साथ देने के लिए साथ में हैं और उन्होंने कहा कि हम लोग भी इसके साथ हैं। देखना होगा कि जिस प्रकार से स्थितियां बदलेंगी उसमें कितने लोग इसके अंदर साथ में निकलकर आते हैं। ठीक है, अब बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है, 2024 के अंदर लोकसभा चुनाव है। तो क्या 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव इस 1/3 सीटों के लिए प्रभावित होगा? आंसर है नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मानी गई है, जिसमें एक नया आर्टिकल जोड़ने की बात है, वो ये है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन का मतलब हो गया एक प्रकार से सीटों का पुनः बंटवारा, परिसीमन, कि भाई कौन से क्षेत्र से महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, कौन से क्षेत्र से महिलाएं चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो यानी कि यह सारा कार्य पहले डिलिमिटेशन के बाद ही लागू हो सकेगा। इस कार्य को करने के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिना परिसीमन के यह असंभव है और परिसीमन 2026 से पहले संभव नहीं है, क्योंकि कोरोना के चलते भारत में अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है। तो पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, तब जाकर कुछ हो पाएगा। इसका मतलब 2024 के अंदर तो यह असंभव ही दिखाई प्रतीत हो रहा है। पहले चुनाव के लिए पहले चुनाव होना पहले कंपलसरी है, उसके बाद में जनगणना होगी, जनगणना के बाद कहीं जाकर यह बात होगी। इसी कारण से कांग्रेस ने इसे चुनावी जुमला करार दिया है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में उतरने से पहले 2014 और 19 में एनडीए सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में यह साझा किया गया था कि हम महिला रिजर्वेशन बिल लाएंगे। तो बोले ये केवल चुनावी जुमला है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ऐसा ही जो लालू जी की पार्टी से सांसद हैं झा साहब, इन्होंने भी इस बात को कहा कि भाई अगर करना ही था तो पहले जो काम जरूरी है उन्हें कर लिया जाता। यानी कि अपनी तरफ से लोग अपनी अपनी राय देने के लिए आगे आ चुके हैं। लगभग कहने का मतलब यही है कि यह चीज इस बार भी लागू तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ
अगर ये पास हो जाती है, सरकार इस काम में कर जाती है, तो फिर जो प्रश्न बन जाएंगे वो ये कि क्या अभी होने वाली विधानसभाओं में ये लागू हो पाएंगी? तो आंसर है नहीं साहब, अभी तो नहीं हो पाएंगी। विधान परिषद में भी लागू हो गया क्या? तो देखिए यहां पर बात यह है कि अभी तक राज्यसभा और विधान परिषद के बारे में कोई भी जानकारी इस बिल में नहीं दी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा और विधान परिषद में अभी इसके बारे में कोई बात निकलकर नहीं आई है। तो क्या महिला आरक्षण हमेशा के लिए होगा? आंसर है नहीं, 15 साल के लिए होगा, 15 साल बाद फिर किया जाएगा। क्या SC ST महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा? नहीं, ऑलरेडी लोकसभा के अंदर 131 सीटें महिला SC ST के लिए आरक्षित हैं। उन 131 सीटों में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए हो जाएंगी, यानी 44 सीटें महिलाओं के लिए हो जाएंगी। बाकी बची जो सीटें होंगी दैट इज 87, वो महिला पुरुष कोई भी चुनाव लड़ सकता है SC ST के केस में। क्या OBC के लिए महिलाओं को अलग से आरक्षण मिलेगा? नहीं, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है। इसके अंदर फिर सबसे बड़ा बात यह है कि कैसे सीटों का रिजर्वेशन किया जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि यहां पर परिसीमन के माध्यम से चुना जाएगा, जहां महिलाएं ज्यादा हैं वहां पर महिलाओं को ही सीट पहले दे दी जाएंगी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इसका निर्धारण समय समय पर किया जाएगा डिलिमिटेशन के माध्यम से। पहले जहां पर महिलाओं को नहीं, फिर कहीं और से उनको मौका दिया जाएगा। फिर सवाल बना, क्या कोई महिला एक से अधिक स्थानों से चुनाव लड़ सकती है? आंसर है जी नहीं। महिला आरक्षित सीट से अगर चुनाव लड़ती है तो 3 आरक्षित सीट को वो यूज नहीं कर पाएंगी। किसी अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ने से उन्हें कोई नहीं रोक रहा है। क्या वर्तमान की जो लोकसभा है और विधानसभा है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि परिसीमन से पहले ये चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। क्या रिजर्वेशन बिल लागू होने से महिलाएं केवल आरक्षित सीटों से ही चुनाव लड़ पाएंगी? ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सीटें रिजर्व होने का मतलब ये नहीं है कि आप यहीं से लड़ो, बाकी जो अनारक्षित सीटें हैं वहां से तो कोई भी कभी भी चुनाव लड़ सकता है।